Good morning, students. Today I will explain you a new chapter of science, that is genetics. So, first of all, what do you mean by genetics? It is a branch of science which deals with the study of heredity and variation is called genetics. मतलब कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, जो जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी के बारे में और हेरिडिटी से होने वाले वेरिएशंस के बारे में. दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बैटसन इन 1905 एंड दिस टर्म इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीन. तो ये जो है जेनेटिक्स वर्ड जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रीक वर्ड होता है जीन, उससे मिलकर ये वर्ड बना है, ठीक है. और ये वर्ड जो है वो फर्स्ट बैटसन ने इंट्रोड्यूस किया था. नाउ हेरिडिटी कैरेक्टर्स. तो व्हाट आर दी हेरिडिटी कैरेक्टर्स? Transmission of genetic characters which take place from generation to generation in living organism through gamete during sexual reproduction is known as hereditary characters. अब यहाँ पे जो है ये आपने बोला है हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो है पेरेंट से जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो ट्रेड्स होते हैं, लक्षण बोलते हैं, वो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमेट्स की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर्स. तो यह एक गैमेट वर्ड यूज़ किया है. व्हाट इज़ गैमेट? दैट गैमेट क्या होता है? अ मेल और फीमेल सेल दैट जॉइंस विद द सेल ऑफ द अपोजिट सेक्स टू फॉर्म अ जाइगोट. यानी कि एक मेल या फीमेल सेल हो सकता है जो ज्वाइन करता है दूसरे अपोजिट सेक्स सेल से और क्या बनाता है? जाइगोट, ठीक है. और जाइगोट जो होता है वो पता है कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है. नाउ हेरिडिटी कैरेक्टर्स. अब अगर ऐसा हम कहते हैं लाइक हैव यू एवर वंडर व्हाई यू लुक सिमिलर टू योर पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है. मतलब कि हम ऐसा हम कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो मम्मी पे गया है या पापा पे गया है, ठीक है, बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, ठीक है. तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स मतलब हमारे जैसे जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि जो बेबी है वो कुछ जो है ट्रेड्स वो किसके लेगा? फादर के. कुछ जो होगा वो मदर के लेगा. इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेड्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी. तो यहाँ लिखा है हमने हेरिडिटी इज़ व्हाट? It is transmission of hereditary characters from parental generation to offspring is called as heredity. This term was coined by Spencer in 1863. तो ये जो heredity word था ये स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था 1863 में. Now Mendelism. सो मेंडलिज्म अगर ये क्वेश्चन आता है वैसे कि मेंडलिज्म को जो है वो डिस्क्राइब करना होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंडलिज्म, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं. तो इसमें आपको याद रखना है इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल की जो मतलब उसने लॉज दिए इनहेरिटेंस के, तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टडी और ये वहाँ से लेकर उसने लॉज दिए उस सब को हम क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म. यहाँ से हमने स्टार्ट किया है. इट्स लाइक ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज मेंडल प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट्स. तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स से मिलने वाला जो भी हमें गुण होता है, तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं पैतृक धन, ठीक है. अब वो धन तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, इट्स लाइक रुपीज़ की फॉर्म में नहीं, ठीक है. तो उनकी जो क्वालिटी है उसे हम बोलते हैं, ठीक है. तो मेंडलिज्म क्या हो गया? ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. कई बार ये क्वेश्चन आता है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इन मेंडल को बोलते हैं. तो आपको पूरा नाम लिखना है, दैट इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. बिकॉज रीज़न आ जाए कि क्यों उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है, तो आपको ये लिखना है बिकॉज मेंडल प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट. क्योंकि मेंडल ने जो है वो 3 लॉज दिए थे इनहेरिटेंस इन प्लांट्स पे, ठीक है. ऑन इनहेरिटेंस का मतलब मैंने बता ही दिया, दैट इज़ वंशागति, ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. ही वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन सिलिसियन विलेज ऑफ हैजनड्राफ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है. हैजनड्राफ स्टेट जो था ऑस्ट्रिया के अंदर, उसमें एक सिलिसियन विलेज था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में. After receiving a degree of philosophy in 1842, he became the father in church of Bruntown, Australia. तो ऑस्ट्रिया के अंदर जो है ब्रून टाउन है, वहाँ पे ये उन्होंने पहले डिग्री ऑफ फिलोसॉफी लिया 1842 के अंदर, और उसके बाद में 1843 के अंदर जो है ये चर्च में एक प्रिस्ट या फादर बन गए, ठीक है, ब्रून टाउन के अंदर. मैंडल परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years. तो उसके बाद में उन्होंने 7 साल तक जो है
वहाँ पे चर्च के अंदर एक गार्डन था जिसमें पी प्लांट यानी मटर के जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो लगे थे। तो पी प्लांट जो है उसका इटैलिक यानी कि जो इटैलिक लेटर्स में मैंने अभी यहाँ पे लिख रखा है, तो साइंटिफिक नेम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर जब हमने रीड किया था, तो सब में मैंने आपको कहा है कि साइंटिफिक नेम जो होता है वो प्लांट्स का होता है, तो उसमें साइंटिफिक नेम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पी का साइंटिफिक नेम काफ़ी टाइम पूछा जाता है, तो इसका स्पेलिंग और वर्ड रखना ज़रूरी है याद, दैट इज़ पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ और स्पीसीज टू क्रिएट अ हाइब्रिड। यानी कि डिफरेंट अगर हम दो स्पीसीज़ है, अलग अलग स्पीसीज़ को जो है, स्पीसीज़ मीन्स प्रजाति, ठीक है, तो दो अलग अलग स्पीसीज़ का अगर हम मेटिंग करवाएं और मेटिंग के टाइम से जो एक न्यू स्पीसीज जनरेट हो, उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड वेराइटी। ठीक है, लाइक मेल डंकी प्लस फीमेल मेयर, ठीक है, मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स यानी दैट इज़ मेयर। ठीक है, तो हमें कौन सा मिलेगा? हाइब्रिड वैरायटी मिलेगी जिसे हम बोलते हैं म्यूल। ठीक है, ये किसकी मेटिंग से मिला है हमें? मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स दैट इज़ मेयर। ठीक है, इनकी मेटिंग से जो है एक न्यू टाइप की स्पीसीज जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं म्यूल। नाउ in 1865, the findings of these experiments were presented in the form of a research paper to the Bruns Society of Natural History. तो इसके बाद में जो रिजल्ट्स आए, 7 साल तक उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, उनके जो रिजल्ट्स मिले, उन्होंने उसका जो है उसको रिसर्च पेपर के फॉर्म में प्रेजेंट किया ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। In 1866, these experiments were published in the Society's annual proceeding entitled Experiments on Plant Hybridization. तो 1866 के अंदर सोसाइटी का एनुअल प्रोसीडिंग के अंदर इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को जो है पब्लिश किया गया और उनका नाम दिया गया एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दैट इज़ मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स, तो म्यूल मिला था, वो किस में? एनिमल हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल था। तो इन्होंने किस पे किया? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल किया, यानी कि दो प्लांट्स की क्रॉसिंग की और न्यू प्लांट को जनरेट किया। On the basis of result of these experiment on garden P, Mendel proposed the laws of inheritance which are also known as Mendelism. तो इसी के बेसिस यानी कि जो एक्सपेरिमेंट आए उनके रिजल्ट के बेसिस पर मेंडल ने जो है 3 लॉज दिए, ठीक है, और इन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं? द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विच आर ऑल्सो नोन एज मेंडलिज्म, और इन्हीं लॉज को जो है वो क्या बोला जाता है? मेंडलिज्म। मेंडल डायड ऑन 6 जनवरी 1884 और उसके बाद 6 जनवरी 1884 को मेंडल की डेथ हो गई। नाउ द रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, कि मेंडल को सक्सेस क्यों मिला, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे? बिकॉज मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। यानी कि मेंडल ने जो एक कैरेक्टर को एक ही समय पे जो है उसका स्टडी किया, उसके इनहेरिटेंस को स्टडी किया। मेंडल मेंटेन द स्टेटिकल रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज दैम केयरफुली। उसके बाद में जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उनका एक स्टेटिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया और उसके बाद में उसको एनालाइज किया। मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स केयरफुली। उन्होंने जो प्लांट का मटेरियल लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने केयरफुली सेलेक्ट किया था, ठीक है। नाउ द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, कि मेंडल ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही यानी मटर के पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी प्लांट इज़ एनुअल, देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन। यानी कि पी प्लांट क्या है? एक एनुअल प्लांट है, मतलब पूरे टाइम रहता है, ठीक है, वार्षिक बोलते हैं, वो पूरे साल रहता है, ठीक है। तो जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर सीज़न पे आता है, जैसे मैंगो होता है तो वो बोलते हैं कि सिर्फ गर्मी के सीज़न में आता है, समर सीज़न में आता है, ठीक है, लेकिन पी प्लांट एक एनुअल प्लांट है, इसलिए उसकी बहुत सारी जनरेशन को एक शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है हम स्टडी कर सकते हैं। इट वॉज ईजी टू गेट होमोजाइगस प्लांट्स बाय सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो होमोजाइगस बोलते हैं, या फिर हम इसे होमोजाइगस या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं कि प्योर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके बाद में कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में फ़र्क क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी ईजिली डन बाय इमास्कुलेशन टेक्निक। तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही है क्योंकि पी प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स क्या होता है? मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है।
ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब आता है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी किया जा सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन तो हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कर सकता है? इट कैन बी इजीली डन बाय इमास्कुलेशन टेक्निक। सो इमास्कुलेशन टेक्निक क्या होता है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल टू ऑब्टेन द डिजायर्ड वेराइटी ऑफ अ प्लांट। यानी इसमें क्या करते हैं, जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसमें से जो है एंथर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से रिमूव करना है कि उस फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल को कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। इससे हम क्या होगा कि उसके पास में अब फ्लावर, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, एंथर रिमूव कर दिया तो उसके पास अब सिर्फ क्या रहेगा, फीमेल पार्ट रहेगा। तो हमें जो भी प्लांट है जिसका कैरेक्टर हमें चाहिए, डिज़ायर्ड कैरेक्टर जो है कि इस प्लांट का अगर हमें कुछ कलर अच्छा लगा है या कुछ और फ्लावर अच्छा लगा है, ठीक है, फ्रूट्स अच्छे लगे हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो दूसरे फ्लावर के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि हमें जनरेशन का गैप भी मिल गया, ठीक है, और न्यू वैरायटी भी जनरेट हो गई। नाउ वेरियस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। वेरियस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल जो है अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स जो होते हैं उसे बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो प्रेजेंट थे पी प्लांट के अंदर। अब आता है कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना रखी है और पिक्चर भी दिया है, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट याद रखनी है। मेंडल सेलेक्टेड 7 contrasting characters for his experiment which are as follows, that is 1 seed shape। शेप ऑफ सीड कैसा था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट और डोमिनेंट और रिसेसिव दिया हुआ है। डोमिनेंट मीन्स क्या होता है, जो पेरेंट जनरेशन से जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग यानी कि फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन के अंदर अपने पेरेंट की जो गुणों को दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और जो नहीं दिखा पाता है, ठीक है, पहली F1 जनरेशन के अंदर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ सीड शेप दे रखा है दैट इज़ राउंड और रिसेसिव है रिंकल। सीड कलर है तो डोमिनेंट के अंदर आएगा येलो और रिसेसिव इज ग्रीन। फ्लावर कलर डोमिनेंट में आएगा वायलेट एंड रिसेसिव के अंदर वाइट। शेप ऑफ मेच्योर पॉड, पॉड मीन्स होता है फली, तो इनफ्लैटेड यानी फूली हुई और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सिकुड़ी हुई। कलर ऑफ इमेच्योर पॉड दैट इज ग्रीन एंड येलो एंड फ्लावर पोजीशन एक्सियल यानी कि दोनों साइड में और टर्मिनल यानी कि ऊपर की साइड में एंड टॉप पे, एंड हाइट ऑफ प्लांट दैट इज टाल एंड ड्रॉप। नाउ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, कि मेंडल ने तो अपने लॉज दे दिए थे, ठीक है, लेकिन इन लॉज को रीडिस्कवर भी किया गया, ठीक है। सो द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल वर नेग्लेक्टेड फॉर अबाउट 35 years. Now the Hugo de Vries of Holland, Karl Correns of Germany and Erich von Schermach of Austria rediscovered Mendel's law in 1900 while working separately. तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे इन्होंने सेपरेटली वर्क करते हुए मेंडल ने जो लॉज दिए थे उनको रीडिस्कवर किया। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम लिखो। तो 3 साइंटिस्ट हैं, उन तीनों को ने अलग अलग वर्क करके जो है 1900 के अंदर वापस से रीडिस्कवर किया था मेंडल के लॉज को। अब आता है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, यानी कि हमें इसमें जो है मेंडल ने जो लॉज दिए थे वो 3 लॉ थे, वो हमें तीनों को स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले जो है वो काफ़ी सारी टर्म्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि आप जो है वो ईज़िली उन लॉज को हम समझ सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है 1 to 20 तक टर्म्स बताऊँगी, डेफिनेशंस, ठीक है। उन टर्म्स की डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लॉज को डिफ़ाइन करें और उसको समझाएं तो आपको पता चले कि लॉज में जो टर्म यूज़ हो रही है उसका मीनिंग क्या था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जीन? द फैक्टर दैट कंट्रोल्स अ कैरेक्टर इज़ कॉल्ड जीन। मतलब कि एक ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को इज़ कॉल्ड जीन। जैसे आई का कलर हो गया, ठीक है, हेयर कलर्स हो गया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक जो जीन होगा वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। नाउ एलिलोमॉर्फ और अलील, alternative form of a gene which controls any one character is called allele. Example, height of the plant is controlled by a gene which has 2 allele, capital T for tallness and small t for dwarfism। यानी कि यहाँ पे एलील का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन,
ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन मतलब जीन तो आपको बता ही दिया है कि एक फैक्टर को कंट्रोल करता है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म में मतलब आता है कि हाइट होता है प्लांट का। जैसे एग्जांपल दिया है कि एक प्लांट का हाइट है वो एक जीन से कंट्रोल होता है। तो एक जीन जो है उसके अंदर दो एलील होते हैं, ठीक है। या तो जो है वो प्लांट टॉल होगा, ठीक है, लंबा होगा, या फिर वो प्लांट कैसा होगा, शॉर्ट होगा, यानी छोटा होगा। तो इसमें हम कैपिटल टी याद रखना है हमें। कैपिटल टी किसके लिए आता है, अगर प्लांट बड़ा है, टॉल प्लांट है, तो हम कैपिटल टी यूज़ करेंगे, और स्मॉल टी किसके लिए होगा, छोटे प्लांट के लिए। So now homozygous, when both alleles of a gene are similar, this condition is called homozygous. Example, टू टाइम्स जो है वो, अगर आपको होमोजाइगस का मीन्स क्या होता है कि अगर दोनों ही एक जैसे हो जीन, ठीक है। एलील जो जीन होता है, मतलब जीन का मतलब क्या हो गया कि एक कैरेक्टर को होल्ड करने वाला, ठीक है। तो जीन जो ऐसे मान लेते हैं कि जो है वो टॉलनेस को होल्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब प्लांट की हाइट को जो है वो होल्ड करके रखता है, प्लांट की हाइट के कैरेक्टर को उसने होल्ड कर रखा है। तो इसमें से हमने अभी बताया कि एक जीन के पास में जो होते हैं वो दो एलील्स होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन यानी कि हाइट को डिफाइन करने वाला जीन है, ठीक है। अब हाइट में भी कैसी हो सकती है, हाइट दो टाइप की हो सकती है, या तो प्लांट टॉल हो सकता है या फिर राफ हो सकता है, यानी या तो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है। अब अगर जो जीन है उसमें दोनों ही कैपिटल टी हो तो प्लांट कैसा होगा, बिल्कुल लंबा, और या तो दोनों ही स्मॉल टी होंगे तो प्लांट कैसा होगा, छोटा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि अगर दोनों एलील जो है वो एक जीन के सिमिलर है तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, होमोजाइगस। और इसी के उल्टा हेट्रोजाइगस होता है, दैट मीन्स व्हेन बोथ एलील्स ऑफ अ जीन आर डिसिमिलर दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। यानी अब इसमें क्या होगा कि एलील जो है वो जीन के दोनों एलील्स क्या होंगे, एक दूसरे से डिसिमिलर या डिफरेंट होंगे। तो एग्जाम्पल में आपने देखा है एक बार कैपिटल टी और एक बार स्मॉल टी, ठीक है। नाउ द फिनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे हम जो चीज़ें जो है वो बाहर से देखकर किसी को देखकर बता सकते हैं, जैसे उसकी आइज़ का कलर क्या है, उसके हेयर कलर्स क्या है, तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है किसी का जो हमें दिखाई देता है बाहर से देखने पर, उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। एग्जाम्पल, टॉल प्लांट विद जीनोटाइपिकली मे बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। यानी इसमें एग्जाम्पल दिया है कि टॉल प्लांट है, ठीक है। अब टॉल प्लांट दोनों ही होते हैं, दो टू टाइम्स जो कैपिटल टी आएगा दैट इज़ होमोजाइगस प्लांट, वो भी लंबा ही दिखता है, और हेट्रोजाइगस यानी कि एक बार कैपिटल टी है और एक बार स्मॉल टी है, तो ये भी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों दिखने में तो कैसे है, लंबे, ठीक है, लेकिन इनके जीन्स क्या है, अलग है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है जेनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। एग्जाम्पल, होमोजाइगस और प्योर टॉल एंड इम्प्योर और हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। होमोजाइगस और प्योर टॉल का मतलब क्या है, जिसमें दोनों ही सिमिलर हो, ठीक है। तो जीन्स देखो दोनों ही सिमिलर है होमोजाइगस के, दोनों ही टाइम कैपिटल टी का यूज़ किया है, तो ये टॉल होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस या प्योर टॉल है, ठीक है। और इम्प्योर या हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि है तो इसके अंदर स्मॉल टी भी है, लेकिन स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। रिसेसिव का मतलब वो अपना जो इफेक्ट है वो नहीं दिखा पाता है क्रॉसिंग के टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए डोमिनेंट की वजह से टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट अपना इफेक्ट दिखाएगा, इसीलिए ये भी प्लांट कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है। नाउ डोमिनेंट कैरेक्टर्स का मतलब, अब मैं आपको जो डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड यूज़ करी थी, तो डोमिनेंट मीन्स क्या होता है, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन में उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट। एंड रिसेसिव इज व्हाट, द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। तो रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो नहीं कर पाता है या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। अभी हम बताएंगे F1 जनरेशन क्या होता है, पहले तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि F1 जनरेशन क्या होती है, जो पेरेंट्स की क्रॉसिंग से जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। नाउ व्हाट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग करवाया जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
What is dihybrid cross? Such type of cross in which two contrasting characters are considered is called dihybrid cross. यानी कि दो contrasting characters को लेकर अगर क्रॉसिंग करवाया जाए, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डाईहाइब्रिड. वैसे ही अगर तीन को लेकर हम जो है क्रॉसिंग करवाए, दैट इज़ ट्राईहाइब्रिड. और अगर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीहाइब्रिड. नाउ व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. और तो बैक, सबसे पहले टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है. सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन ऑफ टू पेरेंट कॉल्ड एज बैक क्रॉस. यानी कि F1 जनरेशन किससे मिली थी आपको, पेरेंट की क्रॉसिंग से. तो वापस से अगर हम F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट प्लांट, दो पेरेंट प्लांट होंगे, ठीक है, उनमें से किसी भी एक पेरेंट प्लांट के साथ में उसको वापस से क्रॉस करवा दे तो हम उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस. ठीक है. अब आता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है. तो अगर जब हम पेरेंट लेते हैं, ठीक है, तो उन पेरेंट में से एक कौन सा पेरेंट होगा जिसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे और एक कौन सा होगा जिसके पास रिसेसिव कैरेक्टर होंगे. ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन. तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, सच टाइप ऑफ क्रॉस. बैक क्रॉस का ही एक टाइप होता है, टेस्ट और आउट. बैक क्रॉस को जो है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है क्योंकि पेरेंट कितने होते हैं, दो होते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको बताया कि F1 जनरेशन को किसी भी एक पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, बैक क्रॉस. ठीक है, तो अगर आप जो है पेरेंट कितने हुए, दो टाइप के पेरेंट है, दैट इज़ डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट. ठीक है, तो इसमें टेस्ट क्रॉस वो होता है जिसमें F1 जनरेशन को कौन से पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, रिसेसिव के साथ में. तो आपने यहाँ लिखा सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस. यानी कि अगर F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस. और इसी का एक पॉइंट है जो अभी इसमें नहीं आया, उसको और एक्सप्लेन करके बताया गया है टेस्ट और आउट क्रॉस को, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे विद एन एग्जाम्पल, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो आपको हमेशा याद रखना है कि बैक क्रॉस का मतलब होता है F1 जनरेशन को वापस अपने दोनों पेरेंट में से किसी एक के साथ क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, टेस्ट बैक क्रॉस. ठीक है, और बैक क्रॉस के दो टाइप्स होता है, दैट इज टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में किसके साथ करवाना है, F1 को, और जो है वो किसके साथ करवाएंगे, रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवाएंगे. और आउट में क्या होता है कि F1 को जो है वो किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे. अब आता है रेसिप्रोकल क्रॉस. रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर मान लेते हैं सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ए प्लांट यानी कि कैपिटल T टू टाइम्स इज कंसिडर्ड एज मेल एंड बी प्लांट यानी कि स्मॉल t. अब यहाँ पे दोनों टाइम कैपिटल T आए तो आपको समझ जाना है कि किसके लिए है, टॉल प्लांट के लिए. और बी प्लांट के अंदर दोनों ही स्मॉल t आ रहे हैं, इसका मतलब ये किसके लिए होगा, स्मॉल के लिए. ठीक है, तो अगर एक ए प्लांट है जो लंबा है, ठीक है, और एक बी प्लांट है जो छोटा सा है, ठीक है, इज़ कंसिडर्ड एज फीमेल. तो टॉल को हमने क्या कंसिडर किया है, मेल. ठीक है, और जो छोटा प्लांट है उसको हमने क्या कंसिडर किया है, फीमेल. एंड इन अनदर क्रॉस if A plant is considered as female and B plant is considered as male called as reciprocal cross. तो एक बार आपको क्या समझना है, टॉल प्लांट को मेल और जो शॉर्ट प्लांट है उसको क्या समझना है, फीमेल. और दूसरे क्रॉस के अंदर क्या करना है, टॉल प्लांट को फीमेल कंसिडर करना है और बी प्लांट जो है वो स्मॉल प्लांट, उसको आपको क्या कंसिडर करना है, मेल. ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर दिया है. ठीक है, अब आता है पेरेंटल जनरेशन. The plants which are crossed to obtain the offspring called as parental generation. ठीक है, मतलब कि वो प्लांट जिसको क्रॉस करवाया जाए टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, मतलब वापस ऑफस्प्रिंग क्या होता है बताया ही है कि न्यू बॉर्न प्लांट. ठीक है, या न्यू बॉर्न बेबी, उसे हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग. तो पेरेंट्स को क्रॉसिंग करवा के जो हमें मिलता है ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या कहेंगे, पेरेंटल जनरेशन. ठीक है, फर्स्ट फाइनल जनरेशन और F1 जनरेशन. तो अब मैंने आपको बताया था F1 जनरेशन हम पढ़ेंगे कि F1 जनरेशन क्या होता है. द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट जनरेशन, यानी कि वो ऑफस्प्रिंग या वो न्यू बॉर्न बेबी और प्लांट जो पेरेंट जनरेशन से हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन. और अब F2 जनरेशन क्या होगा, जो F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग होगी उसे हम क्या कहते हैं, F2 जनरेशन. तो हमने यहाँ लिखा है द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम F1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन से जो हमें न्यू बॉर्न मिलेगा, न्यू बॉर्न बेबी और ऑफस्प्रिंग मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन. नाउ मोनोहाइब्रिड रेशियो.
मोनोहाइब्रिड का जब हमने बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर अगर क्रॉसिंग करवाई जाती है तो हम उससे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या हो गया, द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड रेशियो। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो रेशियो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड रेशियो। और डाई हाइब्रिड रेशियो मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो आपको रेशियो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड रेशियो। Mendel's laws of inheritance. Mendel proposed some laws through hybridization experiments on garden pea, which are called Mendel's laws of inheritance. These are as follows: law of dominance, law of segregation or law of purity of gametes, एंड थर्ड लॉ इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इन तीनों लॉज को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको 1 to 20 तक जो भी टर्म्स है वो अच्छे से याद करनी है। और ये सारी टर्म जो है वो जब हम लॉज को पढ़ेंगे तब उसमें यूज़ आएगी। तो अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, या थोड़ा कम समझ में आया, तो जब हम लॉज के अंदर इसके विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। So now I am ending my lecture. Remaining topics will be explained in the next video.